अब बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सिस्टम जिसका नाम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का कुछ पोर्शन आपने जरूर पढ़ा होगा जनरल एनाटॉमी में। ये बताओ, जनरल एनाटॉमी में स्किन पढ़ चुके हुए हो? हैव यू गॉन थ्रू द स्किन जनरल एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी? क्या फिजियोलॉजी में भी स्किन पढ़ चुके हो? ठीक है, फिर आपके लिए समझना बहुत आसान होगा कि हम आपके इंटेगुमेंट्री सिस्टम को खाली स्किन क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इट इज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गन ऑफ द बॉडी कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। अब आपने बाकी जहां कहीं भी आपकी बॉडी में आप पढ़ते थे एपिथेलियम, तो उसके नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू को हमेशा लेमिना प्रोप्रिया कहते थे। याद आया? लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया एपिथेलियम के नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू को उस वक्त कहते हैं जब वो इंटरनल हो, इंटरनली पड़ा हुआ हो। लेकिन चूंकि स्किन आपकी एक्सटर्नली पड़ी हुई है, तो एक्सटर्नल इस स्ट्रक्चर में एपिथेलियम के नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू को बेटा आपने क्या कहना है? इसमें से देख के बताओ क्या कहोगे? The connective tissue which is present underneath the epithelium, what do you call it in skin, in integumentary system? Dermis। बिल्कुल सही। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये वाइवा में बहुत पूछी जाती है कि जो आपकी स्किन है उसके दो कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आपका जवाब होगा एपिडर्मिस एंड डर्मिस। वो पूछेंगे जी इसमें से एपिथेलियम कौन सी है और कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो epithelium is epidermis and dermis is the underlying connective tissue which is the source of nutrition for this epidermis। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आगे क्या है कि it covers the external surfaces of the body। अब आपके पास नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अपेंडेजेस ऑफ द स्किन क्या होती हैं। ये ड्राइव तो आप एपिडर्मिस से करते हो, लेकिन पड़ी ये डर्मिस के अंदर होती हैं। ठीक है बेटा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एससीक्यू में भी एक पोर्शन बनाकर पूछ दिया जाता है। अब आप ये बताओ कि जो चीज ड्राइव तो एपिडर्मिस से हो रही है, डर्मिस ऊपर, एपिडर्मिस ऊपर होती है, डर्मिस उसके नीचे होती है। तो जो चीज ड्राइव एपिडर्मिस से हो रही है उसको एपिडर्मिस में रहना चाहिए था, लेकिन वो डर्मिस में पड़ी होती है, इसलिए उसको अपेंडेजेस ऑफ स्किन कहा जाता है। जैसे कि आपके हेयर हैं, नेल है, सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, ये सारे के सारे अपेंडेजेस ऑफ स्किन कहलाएंगे। आपकी स्किन, अब आपके पास थिक स्किन होती है और आपके पास थिन स्किन होती है। स्किन के बारे में दो कॉन्सेप्ट आप याद रखो। सारे बच्चे अपनी जरा बाजू को देखो और अपने हाथ को देखो। क्या जो स्किन आपके पाम ऑफ द हैंड पे है, क्या वो वैसी ही है जो डॉर्सम ऑफ द हैंड के ऊपर है? सारे बच्चे जरा जवाब लिख के बताओ मुझे। क्या आपके पाम की जो स्किन है, इज इट ऑफ द सेम टाइप एज ऑन द डॉर्मेस ऑफ द हैंड? नो। अब आपको ये पता चला कि जो स्किन आपके पाम के ऊपर है, क्या वो ज्यादा थिक है डॉर्सन से? सारे बच्चे पकड़ के देखो, क्या आपके हाथ की जो पाम की स्किन है वो ज्यादा थिक है इन कंपैरिजन टू द स्किन दैट इज प्रेजेंट द डॉर्सम ऑफ द हैंड? तो जो आपके पाम के ऊपर स्किन है वो है थिक स्किन, और जो आपके डॉर्सम ऑफ द हैंड और मोस्ट ऑफ द बॉडी को कवर कर रही है वो स्किन कहलाती है थिन स्किन। वो स्किन क्या कहलाती है? थिन स्किन। अब आप एक और फर्क अभी देख लो, क्या आपके थिन स्किन के ऊपर बाल हैं? क्या आपकी थिन स्किन के ऊपर बाल हैं? और थिक स्किन के ऊपर बाल नहीं होते। थिक स्किन आपकी पाम और सोल ऑफ द फीट के ऊपर है एंड इट इज डिवॉइड ऑफ द हेयर, इट इज नॉट हैविंग एनी हेयर। ठीक है, बस आपने इससे थिक और थिन स्किन को हमेशा याद रखना है। थिक स्किन का कॉन्सेप्ट क्या है? द थिक स्किन इज बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस। अब ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक स्किन थिक कब बनती है, उसमें कौन सी चीज थिक हो जाती है। तो उसके अंदर आपके पास थिकनेस कहाँ से आएगी कि एपिडर्मिस की टोटल थिकनेस ज्यादा होगी, प्लस इसके अंदर जो इसकी 5 लेयर्स होती है ना थिक स्किन के अंदर, तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है ना वो बहुत थिक होती है, वो केराटिन की बनी होती है।
इसका मतलब है केराटिन आपको प्रोटेक्शन देती है। तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में कौन सी स्किन है जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, वो है आपके सोल ऑफ द फीट एंड पाम ऑफ द हैंड, जिनके साथ आपने बहुत सारा काम करना है। जो पाँव पैरों के जो नीचे सोल है उसके साथ आपने बहुत सारा चलना है, वेट बेरिंग है वहां पे आपकी। तो इससे आपको पता चला कि थिक स्किन क्यों थिक हो जाती है, बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस। डर्मिस की थिकनेस नहीं होती, एपिडर्मिस की थिकनेस होती है। और एपिडर्मिस में भी किसकी थिकनेस सबसे ज्यादा होगी, द टॉप मोस्ट लेयर। कितनी लेयर्स है थिक स्किन के अंदर, ढूंढ के बताओ सारे बच्चे। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन थिक स्किन, जल्दी से लिख के बताओ। 5, वेरी गुड। और कौन सी लेयर, सारी लेयर्स थिक होंगी थिन स्किन के मुकाबले में, लेकिन सबसे ज्यादा थिक कौन सी लेयर होगी, नंबर 1, जो टॉप मोस्ट लेयर होगी जिसमें केराटिन भरा हुआ होगा। अपर मोस्ट, वेरी गुड, शाबाश, उसमें केराटिन भरा हुआ होगा फॉर दी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अच्छा जी, अब आपके पास सेल जो है स्किन और जो थिन, अच्छा इसके अंदर 5 लेयर्स होती है ना, और इसके अंदर एक लेयर है जिसका नाम है ल्यूसिडम। ये सिर्फ थिक स्किन में प्रेजेंट होती है। इसके मुकाबले में अगर आप थिन स्किन देखो तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं, उसमें 4 लेयर्स होती हैं। और ये वाली लेयर जो है ये मिसिंग होती है, जिसका नाम है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम का मतलब होता है एक जोन, एक एरिया, एक तरह के सेल का एरिया, ठीक है। अब आपको क्या पता चला कि आपके पास थिक स्किन के अंदर 5 लेयर्स हैं, लेकिन थिन स्किन के अंदर आपके पास 4 लेयर्स हैं। Overall thickness of the epidermis is less in the thin skin as compared to the thick skin. And which stratum is missing from the thin skin? Which stratum will be missing from the thin skin? थिन स्किन में क्या चीज मिस हो जाएगी जो कि थिक स्किन में है, ल्यूसिडम, वेरी गुड, वेरी गुड, ल्यूसिडम, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब आपकी स्किन के अंदर जो आपकी एपिडर्मिस है इसके अंदर कितनी तरह के सेल हो सकते हैं, एपिडर्मिस में कितनी तरह के सेल हो सकते हैं आपकी, आप अपनी स्किन को ऐसे करके देखो तो आपको सिर्फ नजर आएगा कि आपकी स्किन है किसी की लाइट ब्राउन, किसी की फेयर, किसी की डार्क ब्राउन, ठीक है, या हेयर नजर आ जाएंगे, या पाम के ऊपर हेयरलेस स्किन नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के साथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एपिडर्मिस के अंदर 4 तरह के सेल होते हैं, 4 तरह के सेल, ठीक है। कितनी तरह के सेल है, 1 2 3 4, 4 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो पहली टाइप को कहते हैं केराटिनोसाइट, ये वो है जिनका काम केराटिन बनाना है और केराटिन को स्टोर करना है। फिर उसके बाद 3 और सेल हैं जिनको नॉन केराटिनोसाइट भी कहा जाता है, और उन तीनों के नाम क्या है, मेलानोसाइट, मर्कल सेल, लैंगरहैंस सेल। मेलानोसाइट मेलानिन बनाएगा, मर्कल सेल आपका लाइट टच, आपके स्किन को टच करें कि आपको फील होता है, अगर आपको कोई आपका दोस्त जो है बुलाने के लिए आपके बाजू को हिलाए कि आप उस टच को फील करते हो, बिल्कुल करते हो। तो ये मर्कल सेल का काम है। मर्कल सेल के ऊपर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स टर्मिनेट होती हैं। फिर आपके पास है लैंगरहैंस सेल, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और इसका ताल्लुक उसी फैमिली से है जिसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मोनोसाइट ब्लड से निकल के बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जा के बैठ जाते हैं। जैसे कि मोनोसाइट लंग में गया तो उसका नाम डस्ट सेल हो गया, मोनोसाइट बोन में आया तो उसका नाम ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, मोनोसाइट स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर आया तो उसका नाम डेंड्रिटिक सेल हो गया, मोनोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में आया तो उसका नाम हिस्टियोसाइट हो गया, मैक्रोफेजिस हो गया, ठीक है। तो अब यही मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम का सेल जब स्किन में आया है तो उसका नाम क्या हो गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, उस मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम से बिलोंग करने वाले सेल का नाम स्किन में क्या है, लैंगरहैंस सेल, वेरी गुड। ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि आपकी स्किन आपकी बॉडी का ना सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन है बल्कि ये आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। अगर कोई भी बैक्टीरिया या एंटीजन आपकी स्किन से आपकी बॉडी में एंटर होगा तो लैंगरहिन फौरन उसको पकड़ेगा, फेगोसाइटोस करके वापस नीचे पड़ी हुई डर्मिस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़े हुए लिम्फोसाइट है फौरन उनको जाके प्रेजेंट कर देगा, ठीक है बेटा। तो लैंगरहैंस सेल आपका सिपाही है, आपका सपोर्टर है जो आपको स्किन में हेल्प करता है टू डील विद द बैक्टीरिया एंड द एंटीजन।
मरकज सेल आपको रिसेप्टर टच फीलिंग्स देता है, टच की फीलिंग्स देता है। और जो मेलानोसाइट होता है ये आपको कलर देता है। अगर ये मेलानिन आपकी बॉडी में ना हो, मेलानोसाइट ना हो, तो बेटा आपने कभी ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके बाल भी कलरलेस होते हैं, पूरी स्किन भी चिट्टी चिट्टी होती है। पाकिस्तान में तो लोग समझते हैं कि उनके घर कोई अंग्रेज बच्चा पैदा हुआ है, असल में उसको क्या होता है, एल्बिनिज्म होता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, एल्बिनोस होते हैं। लेकिन जो देहात वगैरह होते हैं वो समझते हैं कि जी अंग्रेज बच्चा पैदा हो गया है ना। तो उसके इससे क्या पता चलता है कि मेलानोसाइट मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं विच गिव्स कलर टू योर हेयर एंड द स्किन। अब उन्होंने कितनी मेलानिन पैदा करनी है ये डिपेंड करता है जेनेटिक ऑर्डर के ऊपर। ठीक है बच्चों, क्या आपको इस स्लाइड से पता चल गया कि आपकी स्किन की इस स्लाइड के पैगामात क्या हैं? कि स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसकी एपिथेलियम को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। इसके नीचे पड़े कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहेंगे, डर्मिस। अपेंडेजेस ऑफ स्किन क्या है, जो एपिडर्मिस बनाता है लेकिन परीडर्मिस में होती है। थिक स्किन क्या है, आपके पाम और सोल ऑफ द फीट के ऊपर है, और इसकी 5 लेयर्स है, इसमें स्ट्रेटम लूसिडम प्रेजेंट है, और इसकी एपिडर्मिस की थिकनेस ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द थिन स्किन। और थिन स्किन में एक लेयर भी मिसिंग होती है, वो स्ट्रेटम लूसिडम है। फिर हमने बात की कि हमारे पास सेल्स होते हैं, एक का नाम क्रेटिनोसाइट होता है और बाकी 3 का नाम नॉन क्रेटिनोसाइट होता है। नॉन क्रेटिनोसाइट में मेलानोसाइट, मर्कज सेल, लैंगरहैंस सेल है। ये बहुत दफा पूछा जाता है कि आपकी स्किन में जो सेल्स पड़े हुए हैं बताओ वो कौन कौन से हैं। और ये बड़ा फेवरेट यूएसजीएस का क्वेश्चन है कि नॉन क्रेटिनोसाइट के नाम लिखो, उनकी लोकेशन लिखो, उनके फंक्शन लिखो। अच्छा जी, थिक स्किन के अंदर क्या है, ऑल 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस आर प्रेजेंट। आपको ये अभी बता देंगे कि ये जो आपके पास लेयर्स हैं, ये भी आपको बता देते हैं कि आपके पास जो 5 लेयर्स हैं उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, जो सबसे अपर मोस्ट होती है ना, उसका नाम स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, उसके बाद स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है। बाकी 3 के नाम भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपको ये बता रही है कि पांचों लेयर्स थिक होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी होगी, स्ट्रेटम कॉर्नियम की। और स्ट्रेटम कॉर्नियम वो लेयर है जो 5 लेयर में से अपर मोस्ट होती है। अपर मोस्ट लेयर इज दी ऑफ द थिक एंड थिन स्किन इज कॉल्ड द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम पर्टिकुलरली बहुत थिक होती है थिक स्किन में। अच्छा जी, इसके अंदर कोई हेयर फॉलिकल नहीं है। चेक करो कि आपके पाम और सोल ऑफ द फीट के ऊपर हेयर फॉलिकल है। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, जहां पर हेयर फॉलिकल नहीं ना होगा वहां पे 2 और चीजें नहीं होंगी। जहां पे आपकी बॉडी में बाल नहीं है ना, वहां पे 2 और चीजें भी नहीं होंगी, क्योंकि हेयर फॉलिकल के साथ 2 चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ये एक सेट की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड एंड इरेक्टर पाइली मसल। हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड एंड इरेक्टर पाइली मसल, ये तीनों एक सेट की फॉर्म में होते हैं। या ये होंगे या ये नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो आपकी थिक स्किन है उसमें हेयर फॉलिकल भी नहीं है, उसमें सेबेशियस ग्लैंड भी नहीं है, और उसमें ये इरेक्टर पाइली मसल भी नहीं है। ठीक है, और लेकिन स्वेट ग्लैंड, क्या आपको हाथों में पसीना आता है, पैरों में पसीना आता है, लिख के बताओ जल्दी से। क्या आपको आपकी बाजुओं पे पसीना आता है, जल्दी से लिखिए यस। इसका मतलब है स्वेट ग्लैंड आपकी सारी बॉडी में है, सारी स्किन में है, चाहे स्किन थिक है या थिन है। बस ये बात आपने पक्की याद रखनी है कि चाहे आपकी स्किन थिक है चाहे आपकी स्किन थिन है, स्वेट ग्लैंड दोनों में मिलेंगे। लेकिन जो थिक स्किन है वो हेयरलेस स्किन है, विदाउट हेयर है। और जब हेयर नहीं होगा तो 2 चीजें और नहीं होंगी, एक का नाम है इरेक्टर पाइली मसल और दूसरे का नाम है सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। थिन स्किन, इसके अंदर स्ट्रेटम कॉर्डियम जो कि अपर मोस्ट लेयर है वो भी थिन होगी और बाकी लेयर भी थोड़ी थोड़ी थिन होंगी, और स्ट्रेटम लूसिडम तो टोटली एब्सेंट हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हेयर फॉलिकल पड़ा होगा, साथ इरेक्टर पाइली मसल होगा और सेबेशियस ग्लैंड होगा, जो तीनों एक सेट की फॉर्म में होती हैं। या ये तीनों चीजें होती हैं या ये नहीं होती। और स्वेट ग्लैंड वो चीज है जो दोनों तरह की स्किन में होगी, चाहे आपकी स्किन थिक है चाहे आपकी स्किन थिन है, पसीना आपको वहां पर आएगा। और ये पसीना के कौन लाता है, स्वेट ग्लैंड लाता है। ठीक है बच्चों, क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अच्छा, आगे चलते हैं। लेयर ऑफ द स्किन, अब आपको मैंने बताया कि आपके पास लेयर ऑफ द स्किन में जो एपिडर्मिस होती है,
और एपिडर्मिस के नीचे आपके पास डर्मिस होती है। सेल्स भी आपको बता दिए हैं। अच्छा जी, लेयर्स ये हैं, लेयर्स ये हैं। सबसे नीचे पड़ी हुई लेयर का नाम बज़ैल होता है, वो बेस पे होती है इसलिए उसको स्ट्रेटम बज़ैल कहते हैं। उसके ऊपर पड़ी हुई लेयर का नाम स्पाइनोजम होता है क्योंकि इसके सेल्स के कॉर्नर्स होती हैं जो कि स्पाइंस की तरह नजर आती हैं। फिर आपके पास स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम होता है, इसके सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इस रिजेम्बलेंस इसका नाम स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोजम रख दिया। फिर आपके पास स्ट्रेटम ल्यूसिडम होती है। इस लेवल पे आकर सेल डेड हो जाता है। आपका सेल अलाइव होता है जब वो बज़ैल में होता है, बज़ैल सेल को माइटोटिकली डिवाइड होकर बनाता रहता है। वही सेल जब ऊपर आता है तो अपनी शेप चेंज करके स्ट्रेटम स्पाइनोजम का हिस्सा बन जाता है। वही सेल ऊपर आकर अपने अंदर ग्रेन्यूल पैदा करता है तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम का हिस्सा बन जाता है। वही सेल ऊपर आकर स्ट्रेटम ल्यूसिडम में जब आता है तो उसके सारे न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली सब खत्म हो जाता है, पूरे का पूरा सेल केराटिन से भर जाता है। और स्ट्रेटम कॉर्नियम में जब वो पहुंचता है तो स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो अपर सरफेस होती है वहां से शेड होता है। इसका मतलब है आपकी स्किन रोज के रोज ताजी बन रही होती है, नए सेल ऐड हो रही होती है, पुराने शेड हो रही होती हैं। ठीक है, तो आपकी स्किन की इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी स्किन बेहतर तरीके से फाइट करती है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली रिन्यूअल प्रोसेस ऑफ द स्किन है कि स्ट्रेटम बज़ैल सेल बनाएगा, वो चलते 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 इन लेयर से स्ट्रेटम कॉर्नियम में पहुंचेगा और स्ट्रेटम कॉर्नियम से फिर वो शेड हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूसली आपकी स्किन रिपेयर हो रही है, रिन्यू हो रही है टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द आउटर वर्ल्ड, बैक्टीरिया एंड एंटीजेंस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। डर्मिस क्या है? डर्मिस क्या था? डर्मिस क्या था, ले बताओ मुझे सारे बच्चे, डर्मिस क्या है? डर्मिस क्या है बच्चों? अब मुझे ये बताओ, अभी 130 बच्चे हुए, अभी 20 दोस्त आपके नहीं उठे हैं, प्लीज उन्हें जगाया जाए। आपके 20 फ्रेंड्स अभी बिस्तरों पे सोए पड़े हैं और वो नींद के मजे लूट रहे हैं, उन्हें क्या उठ जाए। अच्छा बच्चों, डर्मिस क्या है? जल्दी से लिख के बताओ, व्हाट इज डर्मिस? जल्दी बताओ, डर्मिस क्या है? व्हाट इज डर्मिस? क्लास, आर यू स्लीपिंग? व्हाट इज डर्मिस? क्लास, डू यू हेयर मी? डर्मिस क्या है बच्चों? एपिडर्मिस ऊपर पड़ी हुई एपिथेलियम है आपकी स्किन की, तो डर्मिस क्या है? नीचे पड़ा हुआ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब इस डर्मिस की दो लेयर हैं। इस डर्मिस की इस डर्मिस की दो लेयर हैं। एक का नाम होता है पेपिलरी लेयर और दूसरी का नाम होता है रेटिकुलर लेयर। बस अभी इस स्लाइड से आप सिर्फ ये याद कर लो। अभी आपको क्या पता चला क्लास? क्लास, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लिख के बताओ, डर्मिस क्या है? डर्मिस वो कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी एपिडर्मिस के नीचे है और ये कनेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस को नरिश करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस को नरिश करता है। इस डर्मिस की दो लेयर आपको मैं बता रही हूँ। एक का नाम पेपिलरी लेयर है और दूसरी का नाम रेटिकुलर लेयर है। पेपिलरी लेयर में पेपिला पड़े होते हैं, अभी आपको पेपिला दिखा देते हैं। ये पेपिला जो है ये प्रोट्रूड करते हैं एपिडर्मिस को ताकि इनका कांटेक्ट एपिडर्मिस के साथ इंप्रूव हो सके और एपिडर्मिस की न्यूट्रिशन बेहतर हो सके। अब इसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है? इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, मास सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स हैं। ठीक है, और नीचे इसके पड़ी हुई रेटिकुलर लेयर है। रेटिकुलर लेयर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स हैं, लेकिन साथ साथ अगर ये थिन स्किन है तो इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स, वेशियस ग्लैंड, इरेक्टर पाइली मसल भी पड़े होंगे और स्वेट ग्लैंड भी आपकी रेटिकुलर लेयर में पड़े होते हैं। इस स्लाइड से आपको क्या पैगाम मिला है क्लास? डू यू हेयर मी? बेटा लिख के बताओ, डू यू हेयर मी? क्लास, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डर्मिस। डर्मिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाना चाहूंगी। अब आपके पास पहले आती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे आती है डर्मिस और डर्मिस के नीचे आती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस वो सबकुटेनियस सुपरफिशियल फेशिया है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, इसमें बहुत सारे एडिपोसाइट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास जो स्किन है
उसकी 3 लेयर्स आपके पास आ गई। अपर मोस्ट इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पड़ी हुई है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे पड़ा हुआ है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस एपिथेलियम की बनी हुई है जिसमें 4 तरह के सेल हैं और 5 स्ट्रेटास है थिक स्किन में और 4 है थिन स्किन में। फिर उसके बाद डर्मिस है विच इज द इरेगुलर। जी इमरान, मेरी आवाज आ रही है आपको उधर क्लियर? अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। जी M19 है, ठीक है, थैंक यू जी। आगे और तीसरी लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस। ठीक है बच्चों, जो हाइपोडर्मिस है ये आपका सुपरफिशियल फेशिया है जिसमें एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा पड़ा होता है। आगे चलते हैं, अब हम इंटेगुमेंटरी सिस्टम, पहले तो आपको मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया कि हमने आज पढ़ना क्या है। ठीक है, अब आपके पास, अब हम चलते हैं उन बातों पर जो MCQ का हिस्सा हम बनाते हैं। थिकनेस ऑफ द स्किन 0.5 to 4 मिलीमीटर, ये वो बातें आ गई हैं जिनको आपने नोट करना है। 0.5 to 4 मिलीमीटर इन थिकनेस। सुपरफिशियल लेयर का क्या नाम है? एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस में जो एपिथेलियम है उसका क्या नाम है? इट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। आज तक हमेशा आप नॉन केराटिनाइज्ड लिखते रहे, आज आप केराटिनाइज्ड आपने एपिथेलियम ढूंढ ली कि ये आपकी बॉडी में कहाँ पर है। तो आपकी जो एपिडर्मिस है उसकी एपिथेलियम का नाम क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। प्लीज ये आप नोट कर लें सारे बच्चे। The superficial layer is called the epidermis and it is which kind of epithelium? Class, you are not responding on the chat. What happened? Class, why you are not responding on the chat? Class, आप chat पे respond क्यों नहीं कर रहे? What happened? प्लीज कुछ लिख के मुझे रिस्पॉन्ड करें कि आपको लोगों को सारी समझ आ रही है और हम सब कुछ सही कर रहे हैं। अच्छा जी, आपके पास सुपरफिशियल लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, ये आपने नोट करना है। एंड विच काइंड ऑफ एपिथेलियम इट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनस एपिथेलियम। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा आपकी बॉडी में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनस एपिथेलियम कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा माय एपिडर्मिस। My epidermis, the superficial layer of my integumentary system, is made up of stratified squamous keratinous epithelium. उसके बाद आपके पास डीपर लेयर है, तो डीपर लेयर को डर्मिस कहते हैं। आपसे हमेशा वाइवा में पूछा जाता है कि बेटे आपकी बॉडी में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पर होता है, तो आपका जवाब होगा डर्मिस ऑफ द स्किन इज मेड अप ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब पहले हो गया एपिडर्मिस, फिर हो गया डर्मिस, और डर्मिस के नीचे है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सबकुटेनियस फैट है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें एडिपोज टिश्यू जो होता है, और इसके डीपर पार्ट में हेयर फॉलिकल होता है और साथ उसके स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है बेटा, इसके डीपर पार्ट में हाइपोडर्मिस के डीपर हाइपोडर्मिस के अंदर डीपर पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड होता है। ये MCQ बन के UHS में आया था कि वेयर डीपर पार्ट, यानी हेयर फॉलिकल एक आपको दिखाऊंगी कि लॉन्गेटेड सी चीज होती है, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जो हेयर फॉलिकल का और स्वेट ग्लैंड का डीपर पार्ट होता है ना, सबसे नीचे वाला पार्ट, वो आपके पास हाइपोडर्मिस में पड़ा हुआ होता है। ये पॉइंट भी आपने नोट करना है। आगे चलते हैं। लेयर ऑफ द स्किन आपके पास एपिडर्मिस है, डर्मिस है, आप हाइपोडर्मिस भी लिख सकते हो। ठीक है, अपेंडेजेस आपके पास हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड है। और स्किन और अपेंडेजेस मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपसे वाइवा में बहुत पूछा जाता है बेटा इंटेगुमेंटरी सिस्टम में क्या पड़ा होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस। अब ये देखिए आपके पास ये है एपिडर्मिस जो कि एपिथेलियम की बनी हुई है, नीचे उसके आपके पास ये डर्मिस है और उसके नीचे हाइपोडर्मिस है। तो देखो ये स्वेट ग्लैंड है, दिस इज द स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है, ट्यूब लाइक है और नीचे से कॉइल की तरह पड़ा हुआ है। ये वाला स्वेट ग्लैंड देखो, इसका जो डीपर पार्ट है, इसी तरह हेयर फॉलिकल का जो डीपर पार्ट होता है वो हाइपोडर्मिस पे पड़ा हुआ होता है। ठीक है जी, स्किन के क्या काम है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है क्योंकि उसमें मर्कल सेल फ्री नर्व एंडिंग्स है, वो सेंसेशन दे रही है, टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है, और सिंथेसाइज कर रही है चीजों को। किस किस को? मेलानोसाइट मेलानिन बना रही है, केराटोसाइट केराटिन बना रही हैं।
ठीक है, इसी तरह स्ट्रेटस स्पाइनोसम के सेल लमेलर बॉडीज बनाते हैं जो आपकी स्किन को वाटरप्रूफ करते हैं, वो भी हम चीजें देख लेते हैं जी। ये आपके पास एक स्किन की पिक्चर आ गई। अब सारे बच्चे बताओ कि ये थिक स्किन हो सकती है या थिन स्किन हो सकती है बच्चों? ये थिक स्किन हो सकती है या थिन स्किन हो सकती है? ये आपके पास थिन स्किन है। आपने इसको कैसे पहचाना कि ये थिन है? आपने इसको बेटा कैसे पहचाना कि ये थिन है? आपने इसको ऐसे पहचाना कि इसके अंदर हेयर है, बिल्कुल सही है, देखो ये हेयर है। अच्छा अच्छा, हेयर फॉलिकल क्या है बच्चों? बच्चों प्लीज प्लीज रुको जरा, इधर देखो, इधर देखो, शाबाश, गुड क्लास, गुड क्लास। ये देखो, ये आपका हेयर है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इस कवरिंग का नाम फॉलिकल होता है। देखो, दिस इज द फॉलिकल, ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल है, ठीक है। फॉलिकल हेयर के ऊपर पड़ा हुआ है, प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम होता है। अब देखो, इसके अंदर से ये निकल रहा है ग्लैंड, जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। और ये वो मसल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको हमने इरेक्टर पाइली मसल का नाम दिया हुआ है। ये देखो, ये वो मसल है, इरेक्टर पाइली मसल। एक तरफ से हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं, दूसरी तरफ से ये पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इस स्लाइड में आपने दो चीजें और देख लेनी है। ये आपके पास यहां से लेके यहां तक आपकी एपिडर्मिस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी डर्मिस है, और जहां पर ये फैट सेल आपको नजर आने शुरू हो गए, ये आपकी हाइपोडर्मिस है, जिसको हमने सबकुटेनियस फैट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि डर्मिस के अंदर हमने इसकी पूरी डर्मिस की थिकनेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ये आपने याद रखना है। ऊपर वाली लेयर का नाम है पेपिलरी लेयर, क्योंकि इसमें ये पेपिला पड़े हुए हैं, ये पेपिला पड़े हुए हैं। पेपिला क्या होता है? पेपिला और कुछ भी नहीं है, ये देखो, एक पेपिला ये है, ये पेपिला है, ये पेपिला है, ये पेपिला है, ये सारी एलिवेशंस पेपिला कहला रही हैं। एलिवेशन किसकी है? कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू किसका है? डर्मिस का है। डर्मिस का कनेक्टिव टिश्यू एलिवेट होके पेपिला बनाता है। पेपिला बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये अपना कांटेक्ट ऊपर पड़ी एपिथेलियम के साथ इंप्रूव करता है, ताकि इतनी थिक एपिथेलियम को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है। अब इस पेपिला के साथ आप देखोगे कि एपिथेलियम नीचे को आ रही है। एपिथेलियम जो नीचे को आती है, इनवेजिनेट हो रही है, तो इस इन्वेजिनेशन को कहते हैं एपिडर्मल रिजिस। ये आपने बस याद रखना है। एपिडर्मल रिजिस क्या है? when epidermis invaginate into the dermis. And what is papilla? Papilla is the elevation of the dermis into the epidermis, ठीक है। तो ये आपके पास पेपिला आ गया, दिस इज द पेपिला। और ये जो एपिथेलियम नीचे आई है, इसका नाम है एपिडर्मल रिजिस, ठीक है बेटा। ये आपके पास सेबेशियस ग्लैंड है, ये आपके पास हेयर है, ये नीचे तक आओ तो ये हेयर है, लेकिन हेयर के ऊपर अल्लाह ने कवरिंग चढ़ा दी हुई है, इसका नाम फॉलिकल है। जो हेयर के ऊपर कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड दी फॉलिकल। और आपके पास ये स्मूथ मसल पड़ा हुआ है, इसका नाम है इरेक्टेड पाइली मसल। खौफ की हालत में जब आपके बाल खड़े हो जाते हैं, खौफ की हालत में जब आपके बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसमें कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपकी स्किन में? ये इसका नाम होता है इरेक्टेड पाइली मसल। इनको गूज बम्प्स भी कहते हैं। खौफ से जब बाल खड़े होते हैं तो बालों के इर्द गिर्द छोटे छोटे से डिप्रेशन बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं गूज बम्प्स, ठीक है। तो आपके पास क्या है? आपके पास इरेक्टेड पाइली मसल है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और हेयर को इरेक्ट करता है, ठीक है। और खौफ से बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके पास ये पड़ा हुआ है स्वेट ग्लैंड, ये आपके पास पड़ा हुआ है हेयर, हेयर के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज हेयर फॉलिकल, और हेयर के साथ अटैच है सेबेशियस ग्लैंड, इरेक्टेड पाइली मसल, और आपके पास ये ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आपको क्या पता चला है कि एपिडर्मिस में कौन सी एपिथेलियम है? रिपीट इसलिए करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी एपिथेलियम है एपिडर्मिस? कौन सी एपिथेलियम है एपिडर्मिस बच्चों? इट इज दी
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसकी 5 लेयर्स होंगी थिक स्किन में और 4 होंगी थिन स्किन में। और आपके पास सेल ऑफ दिस लेयर्स हैव टू टाइप्स, एक को कहेंगे हम केराटिनोसाइट और दूसरे को कहेंगे नॉन केराटिनोसाइट। जो केराटिनोसाइट्स होती हैं उनके अंदर केराटिन होती है, जो नॉन केराटिनोसाइट्स होती हैं वो 3 नाम बताए थे, वो क्या क्या थे। पहला था मेलानोसाइट जो मेलानिन बना रहा है, फिर दूसरा था लैंगरहन सेल जो कि मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम से बिलोंग करता था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, और तीसरा मर्कल सेल था। ठीक है जी, अब इनको देखते हैं। अब आपको पता चला कि आपकी एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर्स हैं, हर लेयर को नाम दे दिया गया स्ट्रेटम का, एक जोन सा ये बन जाता है। ठीक है, नीचे सबसे नीचे वाले का नाम स्ट्रेटम बज़ैल है, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, फिर तीसरे नंबर पे ग्रैनुलोजम है, चौथे नंबर पे लूसिडम है, और टॉप मोस्ट का नाम स्ट्रेटम कॉर्नियम है। अब आपको मैंने यहाँ पर एस्ट्रोफिलिक और बेजोफिलिक लिख के बता दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, आपने इसको यहाँ पर याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, याद कैसे करना है कि मैंने इन तीनों लेयर्स को नीले रंग में लिख दिया है और इसके साथ बेजोफिलिक लिख दिया है। इनमें बेजोफिलिया होता है क्योंकि इन तीनों लेयर्स के अंदर सिंथेसिस हो रही होती है टोनोफिलामेंट्स की, उस प्रोटीन की जिसने केराटिन बनना होता है, और केराटिन ने जाके जमा इसके अंदर होना होता है। ठीक है, तो आपको पता है प्रोटीन कौन बनाता है, RER एंड फ्री राइबोसोम, है ना। तो इन तीनों लेयर्स के अंदर ये चीजें ज्यादा होती हैं क्योंकि इस वक्त सिंथेसिस हो रही होती है इस प्रोटीन की जिसका नाम केराटिन है। लेकिन केराटिन ने स्टोर इन 2 लेयर्स में जाके होना होता है। क्योंकि इन 2 लेयर्स में कोई सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं हो रही होती, तो RER न्यूक्लियस सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो तमाम चीजें जो किसी भी सेल को बेजोफिलिक कर सकती हैं वो तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये दोनों लेयर्स एसिडोफिलिक हो जाती हैं। इनको हम क्लास में जब बनाएंगे तो हम पिंक शेड करेंगे, हम ईओसिन की पेंसिल पकड़ के इनको पिंक शेड करेंगे। लेकिन ये जो पहली 3 लेयर्स हैं स्ट्रेटम बज़ैल, स्पाइनोजम, ग्रैनुलोजम, इन तीनों को हम बेजोफिलिक शेड करेंगे, यानी कि हीमेटॉक्सिन की पेंसिल इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन आता है क्लास में कि बेटे ये बताएं कि एज द क्रेटिनोसाइट लीव द स्ट्रेटम बज़ैल एंड, एक सेकेंड में जरा चैट दोबारा खोलूं, उसका कोई बटन मेरे से प्रेस हो गया, मुझे आपके व्यूज नजर नहीं आ रहे, अभी भी नहीं आ रहे। अच्छा, चलो चैट को फिलहाल बंद कर देते हैं। अच्छा जी, एज द क्रेटिनोसाइट लीव द स्ट्रेटम बज़ैल एंड मूव आउटवर्ड्स दे अज्यूम द फॉलोइंग 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि जैसे जैसे क्रेटिनोसाइट स्ट्रेटम बज़ैल से ऊपर की तरफ आएगा तो वो अपनी क्या चेंजेस उसमें आएंगी। ठीक है, मैंने आपको अब आपको मैं पहले जरा वो दिखा दूं जो आपके पास आपकी लेयर्स हैं। बच्चों ये देखो, मैं चैट अब दोबारा खोल रही हूँ तो क्योंकि उस वक्त वो जरा स्टक हुई हुई थी, तो अब हम इस चैट के ऊपर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि आपके पास ये है कि नीचे पड़ी हुई लेयर का नाम स्ट्रेटम बज़ैल है। ये देखो बेस के ऊपर पड़ी हुई लेयर का नाम, इसको बहुत बड़ा कर लिया हमने एपिथेलियम को। बेस पे पड़ी हुई एपिथेलियम का नाम स्ट्रेटम बज़ैल है, उसके ऊपर स्पाइनोजम है, उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स वाली लेयर है जिसको ग्रेनुलोजम कहा गया। देखो ये तीनों लेयर्स में बेजोफिलिया है, तीनों लेयर ब्लू नजर आ रही है क्योंकि इस लेवल पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है। और कौन सी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन पड़ी हुई है आपके एपिडर्मिस में, केराटिन। ठीक है, और ये केराटिन इन 2 लेयर्स में जाके जमा होती है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम में और स्ट्रेटम कॉर्नियम में। यहाँ पर आपको एसिडोफिलिया मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब ये है कि सेल सारे के सारे स्ट्रेटम बज़ैल में पैदा होते हैं और लेयर लोअर लेयर बेजल लेयर ऑफ द स्ट्रेटम स्पाइनोसम है। ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको अपने दोबारा सुनने और ध्यान से सुनने, इसके बाद रेपिटेशन नहीं होगी। स्ट्रेटम बज़ैल के सेल एंड बेजल लेयर ऑफ द स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम के सेल एक लेयर में नहीं होते, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, 7, 8, 10 लेयर्स हो सकती हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। तो स्ट्रेटम बज़ैल के सेल एंड बेजल लेयर ऑफ द स्ट्रेटम स्पाइनोसम, they together involved in the mitotic division and keep on forming the new cells। और इस जोन को हम कहते हैं ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है, यहाँ पर जर्मिनेशन हो रही है, नए सेल बन रहे हैं
और आपको इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको बहुत सारी माइटोटिक फिगर्स भी नजर आएंगे, स्पिंडल बने हुए नजर आएंगे कि स्ट्रेटम बसेल के सेल और बेसल लेयर ऑफ स्ट्रेटम स्पाइनोसम ये माइटोटिकली डिवाइड होते जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सेल अपनी शेप चेंज करता है, अपने कंटेंट चेंज करता है, अपना काम चेंज करता है, और अल्टीमेटली स्ट्रेटम कॉर्नियम पे जाकर शेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि क्या चेंजेस हैं जो हमारे पास इधर आ जाती है। ठीक है, ये देखिए हमने क्वेश्चन ये किया था कि हमारे पास जो ये केराटिनोसाइट है वो क्या शेप अज्यूम कर लेती हैं। नंबर ऑफ केराटिन फिलामेंट इंक्रीजेस एज दे बिकम एग्रीगेटेड इनटू द बंडल्स कॉल्ड द टोनोफिब्रल्स। इसका मतलब है कि केराटिनोसाइट जब सिस्टम बज़ैल में होते हैं तो उसमें केराटिन प्रोटीन बननी शुरू होती है, फिर जैसे जैसे वो स्पाइनोसम में जाएगा, ग्रेनुलोसम में जाएगा, तो ये प्रोटीन के जो फिलामेंट्स हैं ये छोटे छोटे बंडल बना लेंगे जिनको टोनोफिब्रल्स कहेंगे। और आपके पास जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम और कॉर्नियम का सेल होता है जिसको आप मैच्योर केराटिनोसाइट कहते हो, उसमें केराटिन फिलामेंट ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यानी कि ये जो आपको मैंने दिखाया था इधर, ये वाला स्ट्रेटम ल्यूसिडम और कॉर्नियम, इसके अंदर जब आपका सेल होगा उसका 85% फिल हुआ होगा केराटिन के साथ। और इन ये वाले तीनों लेयर्स मसरूफ हैं वो केराटिन बनाने में। पहले केराटिन छोटे छोटे फिलामेंट्स की फॉर्म में बनेगा, फिर उसके बाद उनके बंडल्स बन जाएंगे, और इस लेवल पे आके तो पूरे का पूरा सेल क्या है कि वो भर जाएगा केराटिन के साथ, और कोई न्यूक्लियस उसके अंदर नजर नहीं आ रहा, सारे के सारे ऑर्गेनेलिस डेड हो जाएंगे। इस लेवल पे आके आपका सेल डेड हो जाता है। ठीक है जी। In the stratospinosome and granulosome of the epidermis, the keratinocyte begin to form the membrane-bound granules called the membrane-coating granules or the lamellar bodies. अब ये एक नई बात आपको बता दी है कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम में ज्यादा और कुछ हद तक स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में ऐसे ग्रेन्यूल्स बनते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड हुए होते हैं, उनके पास मेम्ब्रेन होती है, उनको लमेलर बॉडीज कहती हैं। अब ये लमेलर बॉडीज आपके पास फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस करती हैं। फॉस्फोलिपिड इन सेल्स इन ग्रेन्यूल्स से निकलकर सेल से निकलकर इन बिटवीन द सेल आती है, और आपकी सेल्स को, आपकी स्किन को वाटर प्रूफ बैरियर बना देती है। ठीक है, अब वाटर प्रूफ बैरियर आपकी स्किन बन जाती है। दिस बैरियर मेक द एपिडर्मिस इम्परमिएबल टू वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अगर आपने स्किन के ऊपर पानी डाले तो वो पानी आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा। आपको कौन चीज वाटर प्रूफ बना रही है? लमेलर बॉडीज। लमेलर बॉडीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड निकलकर बाहर इन बिटवीन दी सेल्स आ जाती हैं। ये चीज भी आगे चल के रिपीट होगी। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो केराटिनोसाइट्स हैं उनके अंदर दो काम हो रही हैं। एक ये लमेलर बॉडीज हैं जो कि आपकी स्किन को वाटरप्रूफ कर रही हैं, और एक आपकी स्किन के सेल्स के अंदर जो केराटिनोसाइट्स है केराटिन बन रही है जो कि एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन आपको प्रोटेक्शन देती है। जी, अब आप देखें, हम अब सबसे पहले स्ट्रेटम बज़ैल को देखेंगे। ये देखो नंबर 1 जो लिखा हुआ है, दिस इज द स्ट्रेटम बज़ैल। फिर नंबर 2 पे स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, फिर आपके पास स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, फिर लूसिडम है, लूसिडम के ऊपर कॉर्नियम है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपके पास स्ट्रेटम बज़ैल क्या है? स्ट्रेटम बज़ैल में लाइट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सिंगल लेयर ऑफ बेसोफिलिक कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल है विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं आमतौर पे कोलमनर सेल ही बनवाती हूँ क्योंकि मोस्टली कोलमनर सेल ही होती हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो दिस इज द एपिडर्मल रिज। इस चीज को एपिडर्मल रिज कहा जाता है। ठीक है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू ऊपर को गया हुआ है इसको डर्मल पेपिला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको पेपिला कहते हैं। ये डर्मिस का कनेक्टिव टिश्यू है जो ऊपर आया हुआ है, और ये एपिथेलियम है जो नीचे आई है, इसको एपिडर्मल रिजिस कहते हैं। अच्छा जी, अब इस लेयर में क्या है कि जब आप स्ट्रेटम बज़ैल को देखोगे तो कितने सेल की लेयर है? सिंगल सिंगल लेयर ऑफ बेसोफिलिक कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये पहली लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेगी। सेल कौन से हैं? कोलमनर हैं। अच्छा, अब इसकी सेल्स में क्या क्या पड़ा हुआ है? राइबोसोम, क्योंकि उन्होंने केराटिन प्रोटीन बनानी है, और वो केराटिन फिलामेंट्स हैं जो राइबोसोम ने बना दिए हैं। इसके अलावा दो सेल्स के दरमियान जो जंक्शन है उसका नाम डेस्मोसोम होगा, और ये सेल अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एक जंक्शन से जुड़ा होगा
इसका नाम होगा हेमीडेस्मोसोम, उसका नाम होगा हेमीडेस्मोसोम। और ये स्टेम सेल कहलाएंगे क्योंकि इनके अंदर माइटोटिक एक्टिविटी होती है। तो इस लेयर को और बेसल लेयर ऑफ द स्ट्रेटम स्पाइनोसम को टुगेदर हम कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव बहुत ज्यादा आता है, आपसे पूछा जाता है ये क्या है, आप जवाब दोगे जी ये स्किन की वो लेयर्स हैं जो माइटोटिकली डिवाइड होती हैं और नए सेल बनाती हैं। वो पूछेंगे जी स्ट्रेटम जर्मिनेटिव में कौन सी लेयर पड़ी होती है, आप कहेंगे जी स्ट्रेटम बेसल की सिंगल लेयर or basal layer of the stratum spinosum. Together they constitute the stratum germinative, and this stratum germinative is responsible for the formation of the epidermis and they act as the stem cell. They keep on mitotically dividing. आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेयर देखते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब बजेल के बाद देखो ये स्पाइनोसम है, ये सारी की सारी स्पाइनोसम है, एस जिस पे लिखा हुआ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी स्पाइनोसम है। ये बजेल है, ये बजेल के सेल है, स्पाइनोसम के हैं। तो स्पाइनोसम में काफी लेयर्स होती हैं सेल्स की। तो स्पाइनोसम की जो बेसल लेयर होती है ना, बेसल लेयर ऑफ स्पाइनोसम टुगेदर विद द स्ट्रेटम बेसल, दीज कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी कितनी लेयर्स हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम में? 5 से 10 सेल की लेयर्स होती हैं। सेल्स क्या है? पॉलीगोनल है, और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, देखो ये इनके कॉर्नर्स देखो, ये स्पाइन की तरह के प्रोसेसेस बना लेती हैं, स्पाइन की तरह के प्रोसेस बना लेते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहते हैं इन स्पाइनस प्रोसेसेस की वजह से। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, इस इन सेल्स के अंदर भी क्या होगा, केराटिन फिलामेंट के बंडल होंगे जिनको हम टोनो फिलामेंट कह रहे हैं। केराटिन नहीं बनना है ना इन सेल्स में, तो केराटिन की बंडल बनते जा रहे हैं। राइबोसोम ने बनानी है तो राइबोसोम होगा साथ। और लेमेलर बॉडी, लेमेलर बॉडी क्या कर रही है? लेमेलर बॉडी फॉस्फोलिपिड बना रही है। ये फॉस्फोलिपिड निकल निकल के इन सेल्स के दरमियान में जमा हो जाएगा और आपकी स्किन को क्या बना देगा? वाटर प्रूफ। आपकी स्किन वाटर प्रूफ बन जाएगी इन लेमेलर बॉडीज की वजह से। और ये लेमेलर बॉडीज कहाँ पे पड़ी हुई है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम के सेल्स के अंदर और कुछ स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम के सेल्स के अंदर भी होती है, लेकिन मेनली ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम के सेल्स के अंदर होती है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव हम कह रहे थे ना, उसको एक और नाम भी दिया जाता है, उसको कहते हैं मेलपिगियन लेयर। ठीक है, बेसल लेयर ऑफ द स्ट्रेटम स्पाइनोसम have mitotic figures, these layers and stratum basal called the Malpighian layer। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि आपके पास जो आपका है स्ट्रेटम basal और बेसल लेयर ऑफ स्ट्रेटम स्पाइनोसम, पीछे हमने इनको नाम दे दिया है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव का। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव को ही मेलपिगियन लेयर कहा जाता है। मेलपिगियन लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव एक ही बात है। ठीक है बच्चों, मेलपिगियन लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव ये एक ही बात है बच्चों। ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव एंड मेलपिगियन लेयर ये एक ही बात है। जी बच्चों, अब आपको ये पता लगाना है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिव और मेलपिगियन लेयर एक ही बात है। ठीक है, मेलपिगियन लेयर भी वही लेयर है जिसमें माइटोटिक फिगर है और इसका दूसरा नाम स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है। और ये कैसे बनती है? बेसल लेयर ऑफ द स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। अच्छा जी, आगे चलेंगे। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ये देखो ये स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है, इसमें ग्रेन्यूल्स आपको सेल्स के अंदर नजर आ रही हैं। इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं? 3 to 5 लेयर्स हैं। और सेल किस शेप के हैं? रोम्बस शेप सेल है। और ये क्या है? बेसोफिलिक है। ये आपको पता है ना, स्ट्रेटम बेसल, स्पाइनोसम और ग्रैनुलोसम ये सारी बेसोफिलिक है। इसके अंदर कौन से ग्रेन्यूल्स हैं? इसके अंदर क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स भी हैं। ठीक है, और इसके अंदर लमेलर ग्रेन्यूल्स भी हैं। इसके अंदर दो तरह के ग्रेन्यूल्स हैं, क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स भी हैं और लमेलर ग्रेन्यूल्स भी हैं। और स्पाइनोसम के अंदर सिर्फ लमेलर ग्रेन्यूल्स थे। अब ये क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं कि जो केराटिन के फिलामेंट्स बने हैं, उनके छोटे बंडल हैं, वो बंडल आपस में मिलके और बड़े बंडल बना लें ताकि सारे का सारा सेल केराटिन से भर सके। ठीक है, और जो लमेलर बॉडीज हैं, लमेलर ग्रेन्यूल्स हैं, वो आपको पता है कि वो क्या करते हैं? वो फॉस्फोलिपिड बनाते हैं जो सेल के दरमियान चला जाता है, आपकी स्किन को वाटर प्रूफ कर देता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लमेलर ग्रेन्यूल्स क्या है? लमेलर ग्रेन्यूल्स अंडरगो दी एक्सोसाइटोसिस, और ये आपके पास क्या करते हैं?
कि ये आपके पास लिपिड रिच इम्परमिएबल लेयर अराउंड द सेल बना देते हैं, एंड दिस मटेरियल फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द स्किन बैरियर अगेंस्ट द वाटर लॉस। अब आपके पास ना तो सिर्फ ये पानी को अंदर आने देता है, ना ही अंदर का पानी बाहर जाने देता है, इससे ये आपको वाटर लॉस से भी बचाता है। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मेरे साथ पढ़ो। Together, keratinization and production of the lipid-rich layer also have a crucial sealing effect in skin, forming the barrier to the penetration by the most foreign material. अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो वो लिपिड है जो लमेलर ग्रेन्यूल बना रहे हैं, और दूसरी केराटिन है। ये दोनों चीजें मिलकर आपके स्किन को एक सील की तरह की चीज बना देती हैं, जो एक ऐसा बैरियर बन जाता है जो कि किसी चीज की पेनिट्रेशन बाय द फॉरेन मटेरियल अलाउ नहीं करता। और ये केराटिन का और ये लमेलर ग्रेन्यूल का फंक्शन आपसे बहुत पूछा जाता है। ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको वाटर लॉस से बचाते हैं, वाटर को अंदर आने से रोकते हैं, और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरसेस, एक इंटैक्ट किस्म की इफेक्टिव स्किन बनाकर। अच्छा जी, आगे चलेंगे। आपके पास स्ट्रेटम ल्यूसिडम है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम 3 to 4 लेयर्स ऑफ सेल है, अपीयर इओसिनोफिलिक, ट्रांसपेरेंट। ये देखो ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, ठीक है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम के सेल्स हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के सेल्स कितने हैं? सिर्फ 3 to 4 लेयर्स हैं। ये इओसिनोफिलिक है क्योंकि इस लेवल पर आकर सेल के अंदर से तमाम के तमाम न्यूक्लियस गायब हो चुके हैं, सेल डेड हो चुके हैं, सारे ऑर्गेनेल्स के खत्म हो चुके हैं। और क्यों खत्म हुए हैं? क्योंकि केराटिन नीचे बने हुए सेल्स ने जो केराटिन बनाई थी, वो केराटिन ने इस पूरे के पूरे 85% ऑफ द सेल को फिल कर दिया, ठीक है जी। और अब क्या है कि ये डेंसली पैक्ड है विद केराटिन फिलामेंट, और सेल्स के दरमियान अभी भी डेस्मोसोम जंक्शन चल रहा है। डेस्मोसोम जंक्शन जब तक चलेगा तब तक सेल शेड नहीं हो सकता। आपकी स्किन के सेल कॉन्टिन्यूसली शेड होते रहते हैं। अभी तक सेल्स के दरमियान में स्ट्रेटम ल्यूसिडम में भी आकर आपके पास क्या है कि डेस्मोसोम्स जो है अब जंक्शन सेल्स के दरमियान पड़े हुए हैं। अब आपके पास ऊपर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम में जब आप आते हो तो ये इओसिनोफिलिक है। यहाँ पर अब सेल्स को कहेंगे हॉर्नी सेल। देखो ऊपर टॉप पर देखो तो आपको शेड होने वाली पोजीशन में नजर आ रही है। यहाँ पर सेल ड्राई हो जाती हैं, ये सारे के सारे केराटिन से फिल हुए हुए हैं, और इधर आकर डेस्मोसोम जंक्शन खत्म हो जाएगा। जब डेस्मोसोम जंक्शन खत्म होगा तो सेल शेड हो सकेगा, और सेल की शेडिंग को क्या कहते हैं? डीस्क्वेमेशन। क्या कहते हैं? डीस्क्वेमेशन, ठीक है जी। इसका मतलब है स्ट्रेटम बज़ैल और स्पाइनोजम की बेसल लेयर में सेल बनते गए, जैसे जैसे ऊपर जाते गए इनमें केराटिन जमा होती गई और बनती गई, और साथ आपके लेमेलर बॉडी ने फॉस्फोलिपिड बना के आपकी स्किन को वाटरप्रूफ किया। उसके बाद ये केराटिन ल्यूसिडम में पहुंची, इतनी ज्यादा जमा हुई कि सारे का सारा सेल इससे भर गया, और उसके बाद ये ऊपर सेल शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ कि इनके आपस के जंक्शन भी खत्म हो गए। अब सेल आराम आराम से गिर सकता है, शेड हो सकता है, डीस्क्वेमेट हो सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे चलो तो आपके पास एक चीज है जिसको कहते हैं सोरासिस, ठीक है। सोरासिस क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल इन द स्ट्रेटम बज़ैल एंड स्पाइनोसम। अच्छा जी, अब आप खुद सोचो, अगर आपके स्ट्रेटम बज़ैल और स्पाइनोसम के सेल कॉन्टिन्यूसली मेटोटिकली बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे हैं, और जो शेड होने वाले सेल हैं वो इतनी तेजी से शेड नहीं होंगे, तो क्या नतीजा होगा? उस जगह पर, उस पॉइंट पर जहां पर ये प्रोलिफरेशन हो रही है, क्या होगा कि एपिडर्मिस की थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सोरासिस में क्या होता है कि जगह जगह पर ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जहां पर एपिडर्मिस बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, और ये थिकनेस जो है स्किन की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी स्किन फाइट नहीं कर सकती अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। यहाँ पर स्किन वीक हो जाती है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। नीचे सेल तेजी से बन के जमा हो रहे हैं और ऊपर से सेल उस तेजी से गिर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आपकी अपनी ही बॉडी के टी लिम्फोसाइट्स अटैक करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं इन बेसल सेल्स को, और ये कॉन्टिन्यूसली आपके पास मेटोटिकली डिवाइड होते जाएंगे। अब आपको क्या पता चला है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है,
और टी लिम्फोसाइट ओवर एक्टिव होंगे। उसकी वजह से स्ट्रेटम बज़ैलर स्पाइनोसम के सेल कॉन्टिन्यूसली मेटोटिकली डिवाइड होकर अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, लेकिन शेड होने वाले सेल इतनी तेजी से शेड नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये सेल एक्यूमुलेट हो जाएंगे स्किन में और इन पॉइंट्स पर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिकनेस बना देंगे। इस एरिया में क्या होगा जहाँ पर ये फिनोमेना हो रहा है, सोरासिस हो रहा है, वहां पर क्या होगा, स्किन की इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, स्केलिंग होगी और डिफेक्टिव स्किन बैरियर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो सोरासिस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इससे आपको क्या पता चला कि जो सेल बनाने वाली लेयर है उनको हमने क्या दो नाम दिए थे, एक दिया था स्ट्रेटम जर्मिनेटिव और दूसरा नाम हमने इनको क्या दिया था, मेलपिगियन लेयर, है ना, दिया था ना मेलपिगियन लेयर, है बच्चों, मेलपिगियन लेयर का नाम दिया था ना हमने। तो आपके पास हमने क्या नाम दिए थे, प्रीवियस स्लाइड दोबारा दिखा दें, प्रीवियस स्लाइड कौन सी, किसको प्रीवियस स्लाइड कह रहे हो, ये वाली, इसको प्रीवियस स्लाइड कह रहे हो, जल्दी बोलो बेटा, नो ये वाली या ये वाली, ये वाली लेमेलर ग्रेन्यूल्स, नाम लिख के बताओ ना बेटा, इससे तो टाइम जाया होगा हमारा। अच्छा ठीक है, लेमेलर ग्रेन्यूल्स वो ग्रेन्यूल्स हैं जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के अंदर होती हैं। ये ग्रेन्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, इनका काम फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस करना है। ये फॉस्फोलिपिड इन ग्रेन्यूल्स में सेल के अंदर बन के इन ग्रेन्यूल से बाहर निकलेगा, सेल से बाहर निकलेगा और सेल के दरमियान जमा हो जाएगा और स्किन को वाटरप्रूफ बना देगा। और आपको ये समझाया है कि जो केराटिन इन सेल में बनती है प्रोटीन, वो केराटिन और ये लेमेलर ग्रेन्यूल्स का फॉस्फोलिपिड, केराटिन और फॉस्फोलिपिड दोनों मिलकर आपके स्किन को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती हैं, जो कि ना सिर्फ आपकी बॉडी का वाटर लॉस रोकता है बल्कि आपके स्किन को वाटर प्रूफ कर देते हैं। इसके साथ साथ उसको फॉरेन बैक्टीरिया और एलिमेंट्स के लिए भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम इस पॉइंट के ऊपर। सोरासिस हमने किया, सोरासिस हमने बता दिया कि वो थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटम बज़ैलर स्पाइनोसम होती है और इसकी इसकी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की वजह से सेल बहुत ज्यादा बनेंगे लेकिन रिमूव उतने नहीं होंगे, उससे लोकलाइज्ड स्वेलिंग्स बन जाएंगी, लोकलाइज्ड एरियाज बन जाएंगे थिकनेस के, और ऐसी जगह पर रेडनेस होगी, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, स्केलिंग होगी और डिफेक्टिव स्किन बैरियर होगा। अच्छा जी, अब कैटेगरी ऑफ द स्किन है आपके पास, थिक स्किन है, हेयरलेस स्किन और थिन स्किन है हेयर फॉलिकल के साथ। अब ये आपके सामने जो स्किन पेश की जा रही है ये थिक स्किन है। अब इसका स्ट्रेटम कॉर्नियम देखो किस कदर थिक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम पे जरा गौर करो, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है किस कदर थिक है, और आपके पास ये आपके पास स्ट्रेटम कॉर्नियम की थिकनेस जरा मुलाजा करें, स्ट्रेटम कॉर्नियम की। अच्छा, अब यहाँ पर पांचों लेयर्स को देखो, दिस इज द स्ट्रेटम बज़ैल, स्ट्रेटम बज़ैल के बाद ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, स्पाइनोसम के बाद ये देखो क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स थे, इसलिए इसको क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स की वजह से स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कहते हैं। उसमें लेमिलर ग्रेन्यूल्स भी होती हैं, क्रेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स भी होती हैं। ऊपर इसके स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम के ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम है। इसकी डर्मिस के अंदर आपको स्वाय स्वेट ग्लैंड्स के और डेंस इरेगुलर कंटिन्यू टिश्यू के और कुछ नहीं मिलेगा। इसके अंदर हेयर नहीं है, हेयर फॉलिकल नहीं है, सेबेशियस ग्लैंड नहीं है, रेक्टल पाइली मसल नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में ये देखो ये थिन स्किन है। तो अब ये देखो कि इसका स्ट्रेटम कॉर्नियम कितना थिन है। अब वापस देखो इसको, क्या इसका स्ट्रेटम कॉर्नियम थिक है और इसके अंदर ये स्वेट ग्लैंड की डक्ट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की तरफ थिकनेस इधर मुलाजा करो और इधर देखो, इधर देखो स्ट्रेटम कॉर्नियम थिन है, ठीक है, और हर लेयर की थिकनेस भी कम है। यहाँ पर देखो हर लेयर की थिकनेस ज्यादा है, कितनी ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी थिन है एपिडर्मिस आपकी, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम भी थिन है और स्ट्रेटम ल्यूसिडम तो वैसे ही एब्सेंट है। ठीक है जी, अब आप देखोगे इसकी डर्मिस में क्या क्या पड़ा हुआ है। ये आपका हेयर है, हेयर के बाहर जो कवरिंग है दैट इज फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। उसके बाद ये हेयर फॉलिकल का कट सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसफर सेक्शन है। ये आपके पास सेबेशियस ग्लैंड पड़े हुए हैं, ये आपके पास इरेक्टर पाइली मसल पड़ा हुआ है। ठीक है जी, और ये आपके पास स्वेट ग्लैंड है, जरा देखिए, दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स। ये डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड है, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड आपकी स्किन के ऊपर खुलती है, इसीलिए आपको पसीना स्किन के ऊपर आता है ना।
और ये आप यहाँ से तीनों लेयर्स के नाम भी कर लो। ये होती है आपके पास एपिडर्मिस, जहाँ पे एपिथेलियम है। ये आपके पास है डर्मिस, और ये नीचे है आपके पास हाइपोडर्मिस। और डर्मिस की दो लेयर आपको बता दी हैं। एक लेयर जो ऊपर वाली होती है, जो पेपिला बना रही थी, उसको पेपिलरी लेयर कहते हैं। और जो नीचे वाली होती है वो डेंस होती है, इरेगुलर होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, उसको हम रेटिकुलर लेयर कहते हैं। जी, अब ये डिफरेंसेस लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफा आती है। इसकी पिक्चर लेनी है, पिक्चर ले लो, इसके और लिखना है लिख लो, बस ये लास्ट स्लाइड है। डिफरेंसेस बिटवीन द थिक एंड थिन स्किन, ये बहुत दफा आपको आएगा लिखने के लिए। इसको नोट करो बच्चों, जब नोट कर लेते हो तो बताओ। 138 पार्टिसिपेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप 150 हो क्लास में, प्लीज पूरी की पूरी क्लास आया करो। ये रोल कॉल आपकी मैटर करेगी और आपको नेक्स्ट क्लास में ले जाने के लिए आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, क्या आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहते? ये बच्चे जो प्रेजेंट नहीं है, ये जो दोस्त आपके प्रेजेंट नहीं है, क्या ये नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहते, हमारे साथ ही रहना चाहते हैं? जी, आप ये थिक और थिन स्किन के डिफरेंसेस जब लिख लेते हो तो फटाफट यहाँ पे मेंशन करो, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है बच्चों। आपने नोट कर लिए हैं, पिक ले लिए है, बस ठीक है। और उसको बेटा फिर ग्रुप में शेयर कर लो। ठीक है बच्चों, उसको ग्रुप में शेयर कर लो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आपने थोड़ा सा इसको खुद भी पढ़ के आना है। आज का लेक्चर उम्मीद है समझ आ गई है। थोड़ा सा फीडबैक दे दो, एक दो लाइंस लिख के। डिड यू फाइंड द लेक्चर इंटरेस्टिंग? ओके, थैंक यू बेटा।